लिन यी ने संकेत दिया कि जियान ए और बाकी लोग जरूरत से ज्यादा सोच रहे थे। आखिरकार, किसी को नशीला पदार्थ देना ऐसा नहीं लगता जो एक हाई स्कूल का छात्र करेगा। इसके अलावा, जियान यी की पहचान सरल नहीं थी। वह जियान समूह की बेटी थी। भले ही लियाओ बो उसके लिए कुछ करना चाहता हो, उसे शायद इस पर अपने दिल में विचार करना होगा। अप्रत्याशित रूप से, अगले सेकंड में, लिन यी की अभिव्यक्ति स्थिर हो गई। जियान ए मदद नहीं कर सका लेकिन पूछा, क्या गलत है? सेज लिंग्यून की परेड पर थोड़ी बारिश होने से पहले इंगटिंग ने काफी देर तक छलांग लगाए। मैं अभी तक चीजों के बारे में निश्चित नहीं हो सकता। आखिरकार, मैंने पुष्टि नहीं की है कि मैं झो हुआ की बेटी हूँ। और हमने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि इनकल और झो हुआ के बीच उस तरह का रिश्ता है या नहीं, हमारे पास है। सुनो, वू पिंगटिंग ने उत्सुकता से समझाया। कल, आपने मेरे दादाजी से सुना कि चाचा ने शादी नहीं की और उनके बच्चे नहीं थे। और इसके बजाय उन्होंने उस कृतघ्न वू जोंगक्सू को गोद ले लिया। क्योंकि वह इस लड़की से प्यार करते थे। वह लड़की जिसने उन्हें घाटी में बचाया था। हालांकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वह ऐसा क्यों थे, उस लड़की के प्रति इतना आसक्त थे। अगर वह लड़की आपकी माँ थी, तो आप शायद अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों। भले ही उनके पास केवल एक रात थी, चाचा और आपकी माँ ने ऐसा किया। उसके बाद, चाचा को दादाजी ने बचाया, और आपकी माँ गायब हो गई। आपकी माँ शायद वापस चली गई और मुझे एहसास हुआ कि वह तुमसे गर्भवती थी और मेरे चाचा एक वफादार और एक पत्नी व्यक्ति हैं। इसलिए, उन्होंने कभी दोबारा शादी नहीं की। इसके साथ, वू पिंगटिंग ने नांगोंग नुआनुआन को उत्साह से देखा और पूछा, नुआनुआन, क्या आपको नहीं लगता कि मेरी बहन मेरे परिवार के सदस्य की तरह दिखती है? आप मेरे चाचा से नहीं मिले हैं, लेकिन आपको मेरी चाची से मिलना चाहिए था। उन दोनों को मेरी दादी की शक्ल विरासत में मिली है और वे बहुत समान दिखती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सिस मेरी चाची के समान दिखती है? नांगोंग नुआनुआन ने सिर हिलाया। हाँ, बहुत समान। सीनियर सिस्टर और उसकी माँ की आभा बहुत समान है, लेकिन वे केवल आधी समान दिखती हैं। मैं ये तब कहना चाहता था जब आप दोनों कल मिले थे। लेकिन मुझे लगता है कि सीनियर सिस्टर और आपकी चाची वास्तव में एक जैसी दिखती हैं। सही सही, वू पिंगटिंग ने सेज लिंग्यून को गर्व से देखा। बहन, चूंकि नुआनुआन ऐसा कहता है, तो आप हमारे वू परिवार के बच्चे होंगे। चलो चलें, घर चलें। मैं परिवार में हर किसी को आपके साथ डीएनए परीक्षण कराना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद, वू पिंगटिंग ने अपना फोन निकाला और कॉल किया। उस कमरे में ग्राहक थे। जियान ए ने उसे फिर से धन्यवाद दिया और पलट गया। उसे एहसास हुआ कि बाकी लोग भी भाग गए थे। वेटर ने क्या कहा? क्या ये लियाओ बो का निजी कमरा था? जिया क्विंगहुआन ने जल्दी से पूछा। जियान ए ने सिर हिलाया। लेकिन वेटर ने कहा कि जब उसने बिल का भुगतान किया तो लियाओ बो अकेला था। जियान यी शायद पहले ही घर जा चुका होगा। ये सुनकर गुआन ताओ का चिंतित हृदय शांत हो गया। मुझे ये पता था, हम बहुत चिंतित थे। इतनी भयानक बात कैसे हो सकती है? उद्धरण चिन्ह। हालांकि, जितना अधिक जियान ए ने इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे लगा कि कुछ गलत है। वह यह नहीं बता सकी कि क्या गलत था, लेकिन उसे लगा कि यह अजीब था। ठीक है, हमारे लिए किसी सभा के लिए बाहर आना आसान नहीं है। हम मजे कर रहे हैं। जियान यी को मत जाने दो, हमारे उत्साह को कम कर दो। यान तियान ने तुरंत उदासीनता से कहा। इसके बारे में मत सोचो। चलो पीना जारी रखें। तुम लड़कियां पहले ही कुछ गिलासों से बच चुकी हो। माइबो एक्स एनोवेल पर पढ़ रहा हूँ। कॉम।
कृपया। बाकी लोगों को भी लगा कि ये मामला खत्म हो जाना चाहिए। लियाओ बो खुद ही चले गए। इसलिए एकमात्र संभावना जो वे सोच सकते थे वह ये थी कि जियान यी पहले ही घर जा चुका था। निजी कमरे में लौटकर जियान ए ने उनके साथ बातचीत करने और शराब पीने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में कुछ अटक गया है। उसका मन उसकी बात नहीं सुन रहा था और वह दूसरी चीजों के बारे में सोच रही थी। अंत में जियान ए सीधे बैठ गया और किंगहुआन को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। किंगहुआन, आप अपने फोन से जियान येचेन को कॉल क्यों नहीं करते? जिया किंगहुआन ने अभी अभी शराब का एक गिलास खत्म किया था जब उसने ये सुना और लगभग थूक ही दिया। वह तुरंत जियान ए को देखकर मुस्कुराई और बोली, क्या हो रहा है छोटी बहन? वह कौन था जिसने अभी फोन करने से मना कर दिया? अब जबकि हम इस पर काबू पा चुके हैं। आप नहीं हैं? जियान ने, चिंता मत करो, वह घर चली गई होगी, यान तियान ने कहा। जियान ए ने आह भरी और ईमानदारी से कहा, मुझे बस अजीब और असहज महसूस हो रहा है। जियान येचेन को बुलाओ। अगर जियान यी आधे घंटे में घर पहुंच जाए तो उसे आपको वापस संदेश भेजने के लिए कहें ताकि हम सहज महसूस कर सकें। जब जिया क्विंगहुआन ने ये सुना तो वह जियान ए को देखने और मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। आप मुझे क्यों बुलाना चाहते हैं? मैं जियान येचेन को नहीं जानता। जियान ए ने उसकी ओर देखा। अगर मैं तुम्हें फोन करने को कहूँ तो बुला लेना। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे उसकी परवाह नहीं है। तुम उसे बुलाओ। मैं नहीं चाहता। क्या तुम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हो? आप ही थे जिन्होंने मुझे फोन करने के लिए कहा था। जिया क्विंगहुआन मुस्कुराई, लेकिन उसने पहले ही अपना फोन निकाल लिया था। मुझे नंबर दो। ये देखकर जियान ए ने तुरंत अपने फोन से जियान येचेन का नंबर ढूंढ लिया। बाकी लोगों ने भी अपना काम बंद कर दिया और उन दोनों के इस मामले के सुलझने का इंतजार करने लगे। किसी ने तुरंत कॉल का उत्तर दिया। जियान येचेन ने गहरी आवाज होने का नाटक किया, लेकिन अपने स्वर की कोमलता को छिपा नहीं सका। हेलो, ये कौन है? उनकी आवाज काफी अच्छी है। जिया क्विंगहुआन ने तुरंत जियान ए से उत्साहपूर्वक कहा। जियान ए ने तुरंत आग्रह किया, मुद्दे पर आएं। जिया किंगहुआन ने तुरंत अपनी अभिव्यक्ति वापस ले ली और सामान्य स्वर में कहा, हेलो, क्या ये जियान येचेन है? मैं हूँ। ये कौन बोल रहा है? जियान येचेन ने पूछा। जिया किंगहुआन, मैं आपकी बहन जियान यी की सहपाठी हूँ। तो ये बात है, मैंने आज रात याओची क्लब में आपकी बहन और तीसरे वर्ष की सीनियर लियाओ बो को देखा। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें मैं नहीं जानता था। उन्होंने बस बिल का भुगतान किया और चले गए। हमारे कुछ सहपाठी आपकी बहन को लेकर थोड़े चिंतित थे, इसलिए हम पूछना चाहते थे कि क्या वह घर पर है। जियान येचेन को उम्मीद नहीं थी कि सहपाठी उसे उसकी बहन के बारे में बताएंगे। जियान येचेन ने शांति से कहा, कृपया वरिष्ठ जियान ए को फोन दें। जिया किंगहुआन, वह असमंजस में थी। उसे कैसे पता चला? माइबो XNOL पर पढ़ रहा हूँ। कॉम, कृपया। जिया किंगहुआन ने पलकें झपकाईं और फोन जियान ए को सौंप दिया। वह तुम्हें ढूंढ रहा है। जियान ने स्तब्ध थी, लेकिन उसने फिर भी फोन उठाया। हेलो, येचेन, तुम्हें कैसे पता चला कि यह मैं ही हूँ? मेरी बहन के अलावा तुम हो इरजोंग में केवल एक ही है जो मेरा नंबर जानता है, जियान येचेन ने शांति से कहा। जियान ए के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना जियान येचेन ने कहा, आपने मुझे कॉल करने के लिए अपने फोन का उपयोग क्यों नहीं किया? आपने किसी और को अपने लिए ये करने के लिए क्यों कहा? उसके लहजे से लग रहा था कि वह गुस्से में है। जियान ए ने तुरंत समझाया,
आपकी बहन के साथ मेरा एक छोटा सा झगड़ा हुआ था, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले कि मैं उसके व्यवसाय में हस्तक्षेप कर रहा हूँ। लेकिन आज रात की स्थिति विशेष है। वर्ष 3 में इस वरिष्ठ की प्रतिष्ठा सबसे अच्छी नहीं है और हम, उसके सहपाठी, सभी उसके बारे में चिंतित हैं। ये चेन, क्या तुम्हारी बहन घर पर है? जियान ए ने इसे जियान ये चेन से नहीं छिपाया क्योंकि यह छोटा भाई बहुत चतुर था। वह कुछ घटिया बहाने ढूंढने की जहमत नहीं उठा सकती थी। इसके अलावा उसने सोचा कि जियान ये चेन के साथ उसका रिश्ता उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आखिरकार वह उसके साथ राजधानी के पुलिस स्टेशन तक गया था। अभी नहीं। क्या आप जानते हैं कि वह याओची से कितने समय से दूर है? जियान येचेन ने पूछा। जियान ए ने समय देखा। लियाओ बो 10 मिनट से भी कम समय पहले चली गई थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जियान यी कब चली गई थी। मुझे नहीं पता कि वह कब चली गई। शायद वह अब लगभग घर पर है। अगर वह घर पर है तो मुझे एक संदेश भेजें। ठीक है, जियान ए ने कहा। ठीक है, मैं समझता हूँ। जियान येचेन ने सहमति व्यक्त की। धन्यवाद। जियान ए का दिल किसी कारण से नर्म हो गया और उसने आह भरी। आपका स्वागत है। यदि आपकी वजह से नहीं तो मेरे पास उसकी परवाह करने का कोई कारण नहीं होता। वैसे भी अगर वह सुरक्षित घर आती है तो उसे यह मत बताना कि मैंने तुम्हें फोन किया है। हाँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा, जियान येचेन ने कहा। फोन रखने के बाद जियान ए ने दूसरों की ओर देखा और अपने होंठ भींच लिए। वह अभी तक वापस नहीं आई है। वह शायद अभी भी घर जा रही है। इस कॉल के बाद जियान ए को और अधिक सहजता महसूस हुई। वह नासमझ नहीं थी, लेकिन वह जियान येचेन के साथ अपने रिश्ते को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। अगर जियान यी को कुछ हुआ और उसने उसे बचाने का मौका मिलने पर कुछ नहीं किया, तो उसे नहीं पता होगा कि जियान येचेन का सामना कैसे करना है। दूसरी ओर जियान येचेन ने फोन रख दिया और जियान यी को बुलाया। हेलो, आपने जो नंबर डायल किया है वह फिलहाल अनुपलब्ध है। जियान येचेन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। फोन काटने के बाद उसने दोबारा डायल किया, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हुई। उसने समय देखा। शाम के 10 बज चुके थे। जियान ए ने फोन पर जो कहा था उसके बारे में सोचकर जियान येचेन चिंतित लग रहा था। वह तुरंत बिस्तर से उठा और पहली मंजिल पर लिविंग रूम में चला गया। कियाओ शुई लिविंग रूम में सोफे पर अपने चेहरे पर मास्क लगा रही थी। जब उसने जियान येचेन को देखा तो वह दंग रह गई। येचेन, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? मेरी बहन अभी तक वापस नहीं आई। जियान येचेन ने कियाओ शुई की ओर देखा और पूछा। कियाओ शुई ने कहा। उसने कहा कि वह आज रात अपने सहपाठियों के साथ खेलने के लिए बाहर गई थी और बाद में वापस आएगी। पहले सो जाओ, माँ उसका इंतजार करेगी। क्योंकि जियान यी के लिए हाल ही में स्क्रिप्ट को याद रखना मुश्किल हो गया था और उसे जल्द ही प्रोडक्शन टीम में प्रवेश करना था। कियाओ शुई ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा जब उसने उसे बताया कि वह आज रात खेलने के लिए बाहर जा रही थी। उसने सोचा कि आना ठीक रहेगा, थोड़ी देर बाद वापस। उसके लिए एक दिन के लिए बाहर जाकर खेलना दुर्लभ था। जियान येचेन एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति थे। इसके अलावा ये जियान ए ही था जिसने फोन किया था, इसलिए वह मदद नहीं कर सका लेकिन बहुत ज्यादा सोच सका। हालांकि उन्होंने कियाओ शुई को इस बारे में नहीं बताया। इसके बजाय वह घूम गया और जियान चांगशेंग की तलाश के लिए अध्ययन कक्ष में चला गया। जियान चांगशेंग ने सोचा कि यह कियाओ शुई ही थी जिसने अध्ययन का दरवाजा खटखटाया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह जियान येचेन होगा।
उसने तुरंत कियाओ शुई के समान ही कहा, ये चेन, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? जियान येचेन ने दरवाजा बंद कर दिया और जियान चांगशिंग के पास चला गया। पिताजी, मेरी बहन की सहपाठी ने अभी फोन किया, उसने कहा। उन्होंने जियान चांगशिंग को सामान्य स्थिति दोहराई। जब उसने ये शब्द सुने, उस वर्ष 3 सीनियर की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी, तो उसने सहज ही भौहें चढ़ा दीं। अंत में जियान येचेन ने गहरी अभिव्यक्ति के साथ कहा, शाम के 10 बज चुके हैं। मैं अपनी बहन के फोन तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। मैं थोड़ा चिंतित हूं। जियान चांगशिंग बिना सोचे समझे उठ खड़े हुए। मैं याओची जा रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जियान येचेन ने तुरंत कहा, मेरे पास मेरी बहन के सहपाठी का फोन नंबर है। जियान चांगशिंग ने उनके शब्दों को निगल लिया और सिर हिलाया। अपनी माँ को मत बताना, वह व्यर्थ चिंता करेगी। उन दोनों ने अपने कपड़े बदले और एक के बाद एक नीचे चले गए। कियाओ शुई ने आश्चर्य से उन दोनों को देखा। पति, तुम कहाँ जा रहे हो? पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जियान चांगशिंग ने अपने जूते बदले और कियाओ शुई से कहा, येचेन और मैं यी को लेने के लिए बाहर जा रहे हैं। उसने कुछ शराब पी थी। जियान येचेन ने कहा, माँ, अगर मेरी बहन बाद में वापस आती है, तो पिताजी को बुला लेना। कियाओ शुई ने बेवजह अपनी आंखें झपकाईं। लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने बस यही सोचा कि उसकी बेटी ने बहुत ज्यादा शराब पी ली है और वह घर नहीं जा पा रही है। उसने शिकायत की, ये यही आमतौर पर शराब नहीं पीती। वह आज क्यों पी रही है? 10:30 बज चुके थे, लेकिन जियान येचेन का संदेश नहीं मिला। किंगहुआन और बाकी लोग, जो शुरू में ही इस मामले के बारे में भूल गए थे, चिंतित हो गए। गुआन ताओ ने जियान की ओर देखा और पूछा, उसके भाई ने अभी तक आपके संदेश का उत्तर नहीं दिया है? जियान ने अपना सिर हिलाया और फिर से चिंतित महसूस किया। क्या जियान यी को कुछ हुआ? क्या वह भूल सकता था? जिया किंगहुआन ने अनुमान लगाया। नहीं। जियान ने बिना सोचे समझे इसका खंडन किया। यदि जियान यी घर जाती, तो जियान येचेन उसे एक संदेश भेजता। लुओ इनिंग ने पागल भीड़ को देखा और उसके कदम एक पल के लिए रुक गए। रोंगयान ने उसे गिरने से बचाने के लिए एक हाथ से उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। उसकी झिझक देखकर उसने अपना सिर नीचे किया और उसके कान के पास जाकर बोला, क्या तुम्हें बहुत दिलचस्पी नहीं है? आइए इसे आजमाएं। भीड़ को पागल होते देख लुओ इनिंग ने अपने होंठ काटे और सिर हिलाया। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या उसे दूसरों से भीड़ में रहना पसंद नहीं था? बहुत सारे लोग थे, भले ही उसे टक्कर न दी गई हो। इतनी निकट दूरी पर शारीरिक संपर्क अनिवार्य रूप से होगा। क्या वह इसे सहन कर सका? इन सब पर विचार करने के बाद लुओ इनिंग थोड़ा निराश हुआ और विला लौटने का फैसला किया। जैसे ही वह मुड़कर वापस चलने वाली थी, अचानक उसकी कमर कस गई और आदमी ने उसे पकड़ने के लिए बल प्रयोग किया। चिंता मत करो, कोई भी तुमसे नहीं टकराएगा। मैं यहाँ हूँ। उस आदमी की गहरी और चुंबकीय आवाज एक कीमती पुरानी शराब की तरह थी। ये बहुत मधुर और मोहक था। ये थोड़ा सेक्सी और थोड़ा आकर्षक था। विशेष रूप से वह वाक्य, मेरे साथ यहाँ, ये हजारों शब्दों के बराबर था। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन आपको भीड़भाड़ पसंद नहीं है। लुओ इनिंग ने अपने परेशान करने वाले शब्द खत्म भी नहीं किए थे कि उसके होंठ एक पतली तर्जनी से अवरुद्ध हो गए। उस आदमी की गहरी और फीनिक्स जैसी आंखों में एक गहरी मुस्कान थी और स्नेह। माइबोर XNOL पर पढ़ रहा हूँ। कृपया। इससे पहले कि वह दोबारा पूछती, उसने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगलियां चटका लीं। कुछ देर बाद
जू जियुआन और अंगरक्षक तुरंत उन दोनों के पीछे आ गए। यंग मास्टर रोंग, यंग मैडम, शुभ संध्या। उन्होंने एक सुर में अभिवादन किया। उनकी आवाजें धीमी नहीं थीं, लेकिन भीड़ की जय जयकार में वे अभी भी दबी हुई थीं। लुओ इनिंग उस व्यक्ति की ओर देखने के लिए मुड़ी जो अभी अभी आया था। उसने आश्चर्य से अपना मुंह थोड़ा खोला। जू जियुआन और उनके अंगरक्षक सभी साधारण कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। दिन में उन्होंने जो काला और सख्त काला सूट पहना था वह बहुत पहले ही गायब हो चुका था। जहां तक काले रंग के अंगरक्षकों की बात है, उन्होंने अपने भारी काले सूट बदलकर साधारण कपड़े पहन लिए थे जो आम लोगों से अलग नहीं थे। सख्ती का भयावह एहसास बहुत कम हो गया था। लुओ इनिंग आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। लोग वास्तव में अपने कपड़ों और घोड़ों पर भरोसा करते हैं। अलग अलग कपड़े लोगों के स्वभाव को अलग अलग बनाते हैं। जू जियुआन को खांसी हुई। युवा महोदया, आप मेरी प्रशंसा कर रही हैं या मेरा अपमान कर रही हैं? आप सभी मेरा अनुसरण करें। बस किसी को भी करीब न आने दें। आदेश देने के बाद रोंग यान ने अपनी पत्नी को पकड़ा और भीड़ में चला गया। अंगरक्षक ने रास्ता दिखाया और जू जियुआन उन दोनों के पीछे पीछे चला, काले कपड़े पहने आदमी के मजबूत शरीर के साथ आगे बढ़ते हुए। ये वास्तव में बहुत आसान था। वे दोनों बियर से भरी लंबी मेज पर आए। इस समय मेजबान ने आदेश दिया और बियर प्रतियोगिता की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की। जियान चांगशेंग, जो जियान येचेन का पीछा कर रहा था, जब उसने जियान ए को देखा तो वह रुक गया। वह नहीं जानता था कि उसका बेटा जिस सहपाठी के बारे में बात कर रहा था वह जियो ए था। इसके अलावा उसने जियो ए को अपने बेटे येचेन को बुलाते हुए सुना। वह अपने बेटे को अच्छी तरह जानता था। वह केवल किसी ऐसे व्यक्ति को अनुमति देते थे जो उन्हें उनके उपनाम से बुलाए। वह थोड़ा उत्साहित था। यह उत्साह अनुचित था, लेकिन जियान चांगशेंग इसमें मदद नहीं कर सका। जियान ए ने स्वाभाविक रूप से जियान चांगशेंग को भी देखा। इस वक्त उनके हाव भाव कुछ अजीब थे। जियान ए ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपनी बेटी के बारे में चिंतित था। उसने तुरंत विनम्रता से कहा, अंकल जियान। यह अंकल तुरंत जियान चांगशेंग को वापस अपने होश में ले आया। जियान चांगशेंग ने अपनी भावनाओं को दबाया और अपनी अभिव्यक्ति को छुपाया। उसने खुद को जियान ए को देखने के लिए मजबूर किया शांति से। नमस्ते। ये पहली बार नहीं था जब इन दोनों की मुलाकात हुई थी। प्रतियोगिता के कारण जियान ए ने कभी भी जियान चांगशेंग के बारे में अच्छी धारणा नहीं बनाई थी। हालांकि जियान यी के कारण, जिनके बारे में उनकी अच्छी धारणा नहीं थी, उन्हें जियान चांगशेंग के साथ निकटता से बातचीत करनी पड़ी। सौभाग्य से उसने जियान येचेन को देखा, जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था, और इससे जियान ए को बेहतर महसूस हुआ। जियान यी वापस नहीं गए। जियान ए ने जियान येचेन की ओर देखा और पूछा। जियान येचेन ने अपना सिर हिलाया, इससे पहले कि वह कुछ कह पाता। जियान चांगशेंग ने पूछा, क्या आप यी के साथ खेलने आए थे? जियान ए ने इनकार किया। नहीं, वह 3 साल की सीनियर के साथ खेलने के लिए बाहर गई थी। अन्य भी होने चाहिए, लेकिन मैंने किसी और को नहीं देखा, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि वे कौन थे। जियान ए ने जियान येचेन को देखा और पूछा, क्या तुमने अपनी बहन को फोन किया? मेरे पास उसका नंबर नहीं है। जियान येचेन ने सिर हिलाया। मैंने किया। मैं आगे नहीं बढ़ सका। जियान चांगशेंग भी थोड़ा चिंतित था। शाम के लगभग 11 बज रहे थे। आमतौर पर उनकी बेटी सो रही होती थी। वह पहले कभी इतनी देर से घर नहीं आई थी। वे उससे फोन पर संपर्क नहीं कर सके और वह याओची छोड़ चुकी थी।
वे इससे भी बदतर कुछ सोचने से खुद को नहीं रोक सके। इस बारे में क्या ख्याल है? मेरी माँ यहाँ काम करती है। मैं उनसे आज रात निगरानी कैमरे वापस लाने में मदद करने के लिए कहूँगा, क्योंकि उनके निजी कमरे के लिए चेकआउट का समय लगभग 10 बजे है। मुझे लगता है कि जियान यी उस समय निकल गया था। जियान ए ने जियान यिचेन और जियान चांगशेंग को देखते हुए कहा। जियान चांगशेंग का दिल कांप उठा। क्या मीजी ने याओची को नहीं छोड़ा? उस समय वह विशेष रूप से उसकी तलाश करने के लिए वापस आया था। वेटर ने उसे बताया कि मैनेजर वांग पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। वह वापस क्यों आए? उसे बेवजह घबराहट महसूस हुई, क्योंकि वह वांग युनमेई के प्रति दोषी महसूस करता था। जियान चांगशेंग जब भी वांग युनमेई को देखता तो सहज रूप से घबरा जाता था। इस बार वह और भी अधिक घबरा गया था क्योंकि जियो ए भी वहां थी। उनका जियो ए को स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। उसे डर था कि वांग युनमेई उसे गलत समझेगा। जियान ए को स्वाभाविक रूप से इस बारे में कुछ नहीं पता था। वह केवल जियान यिचेन को जियान यी को ढूंढने में मदद करना चाहती थी। वांग युनमेई हॉल में नहीं थे। जियान ए ने वांग युनमेई को बुलाया और स्थिति को संक्षेप में समझाया। जब वांग युनमेई ने सुना कि किसी ने अपना बच्चा खो दिया है, तो उसने फोन रख दिया और कार्यालय की ऊपरी मंजिल से पहली मंजिल पर लॉबी तक लिफ्ट ले ली। जब उसने जियान चांगशेंग को देखा और उसकी बेटी उसके पास खड़ी थी, तो वांग युनमेई दंग रह गई और मौके पर ही बेहोश हो गई। इस समय उसका दिमाग खाली था और वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकी। माइबोर XNOVL पर पढ़ रहा हूँ। कॉम कृपया। जियान चांगशेंग तेज तर्रार थे। वह आगे बढ़ा और वांग युनमेई पर नजर डाली। उन्होंने कहा, आप जियो ए की माँ हैं? ठीक है। मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है। मेरी बेटी रात में अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए यहाँ आई थी। वह शाम को लगभग 9 बजे चली गई और घर नहीं आई। मैं मदद के लिए आपको परेशान करना चाहूँगा। यह अज्ञात था कि क्या वांग युनमेई ने उसकी नज़र प्राप्त की थी, लेकिन उसने जियान चांगशेंग के शब्द सुने थे। वह जियान चांगशेंग को संदेह से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जियान ए आगे चला गया। माँ, यह मेरी सहपाठी है। वह अभी तक घर नहीं आई है। क्या आप अंकल जियान को निगरानी कैमरों की जांच करने और देखने में मदद कर सकते हैं कि क्या हुआ? जियान ए के शब्दों ने वांग युनमेई के अचंभित दिमाग को वापस खींच लिया। जियान चांगशेंग और उनकी बेटी की हालत को देखकर कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। वांग युनमेई ने खुद को शांत किया और सिर हिलाया। आपकी बेटी कितने बजे चली गई? जियान चांगशेंग जियान ए को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जियान ए ने एक पल के लिए सोचा। मैं रात में बाथरूम में जियान यी से मिला। शाम के लगभग 9 बजे होंगे। जब मैंने यिचेन को फोन किया, तो रात के 10 बज रहे थे। हमें इस दौरान निगरानी कैमरों को देखना चाहिए। निगरानी कक्ष तक मेरे पीछे आओ, वांग युनमेई ने कहा और आगे बढ़ने के लिए मुड़े। एक बच्चे को खोना बहुत बड़ी बात थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वांग युनमेई जियान चांगशेंग से कितनी नफरत करती थी, फिर भी उसे उसकी मदद करनी थी। आखिरकार जियान यी को याओची छोड़े हुए केवल 1 घंटा ही हुआ था। उन्होंने उसे लापता नहीं माना और वे अभी तक पुलिस को फोन नहीं कर सके। निगरानी कक्ष में कर्मचारियों ने जियान यी के कमरे के बाहर हॉल और गलियारे में निगरानी कैमरों को शाम 9 बजे तक समायोजित किया और फुटेज को जल्दी से चलाया। कुछ ही समय बाद जियान ए पहले दृश्य में दिखाई दी। उसके बाद जियान यी आए। यह उन दोनों का बाथरूम में मिलने के बाद निजी कमरे में लौटने का दृश्य होना चाहिए। लगभग 40 मिनट के बाद
जियान यी फिर से निगरानी फुटेज में दिखाई दी। इस बार उसका पूरा शरीर ढीला हो गया था और वह 2 लड़कों की मदद से बिना किसी प्रतिक्रिया के कमरे से बाहर चली गई। फिर अन्य 2 लड़के तेजी से उनके पीछे निजी कमरे से बाहर चले गए। लेकिन लियाओ बो कहीं नहीं दिखे। तार्किक रूप से कहें तो लियाओ बो जियान यी का बॉयफ्रेंड था। यदि जियान यी ने बहुत अधिक शराब पी ली तो लियाओ बो को उसे भेज देना चाहिए। जियान ए को लगा कि कुछ गड़बड़ है, खासकर पिछले 40 मिनटों में। जियान यी ने ऐसा बनने के लिए कितनी शराब पी? जियान ए को याद आया कि जब वह उससे बाथरूम में मिली थी तो जियान यी बहुत शांत थी और उस पर शराब का कोई निशान नहीं था। या क्या किसी ने जियान यी को नशीला पदार्थ खिला दिया था? क्या ये आपके स्कूल के लड़के हैं? आपने जिस तीसरे वर्ष का सीनियर बताया है वह कौन सा है? जियान चांगशिंग ने जियान ए की ओर देखा और ठंडे भाव से पूछा। जियान ए ने अपना सिर हिलाया। मैंने इन लोगों को पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि वे इर्जोंग के छात्र हैं। वरिष्ठ लियाओ बो उनमें से नहीं हैं। उन्हें अभी भी निजी कमरे में होना चाहिए क्योंकि इससे पहले कि मैं यिचेन को बुलाता मैंने देखा कि वरिष्ठ लियाओ बो सबसे आखिर में निकले थे। जियान चांगशिंग की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई और वह चिंतित हो गया। निगरानी वीडियो में वे जियान यी को लिफ्ट में ले गए और याओची छोड़ने से पहले वे हॉल से गुजरे। उनमें से कुछ सड़क के किनारे चले गए लेकिन टैक्सी लेने के लिए नहीं रुके। इसके बजाय उन्होंने इधर उधर देखा और सड़क के विपरीत दिशा में चले गए। उसके बाद याओची के बाहर निगरानी कैमरे कुछ भी कैद नहीं कर सके। जियान ए ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उन्होंने टैक्सी नहीं ली। वांग युनमेई ने एक पल के लिए सोचा और कहा, याओची के सामने कुछ होटल हैं, क्या वे उसे किसी होटल में ला सकते थे? पिताजी, हम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? जियान यिचेन ने एक दुर्लभ घबराहट भरी अभिव्यक्ति प्रकट की। निगरानी फुटेज को देखकर ही ऐसा लग रहा था कि उसकी बहन पूरी तरह से अपना होश खो बैठी है। दूसरे शब्दों में, उसके साथ कुछ भी हो सकता था। इसके बारे में सोचना ही भयावह था। जियान चांगशिंग को भी लगा कि यह मामला उनकी अपेक्षाओं से अधिक हो गया है। इस वक्त उनकी बेटी की सुरक्षा सबसे अहम थी। सौभाग्य से वह हाइचिंग जिले के निदेशक यांग के मित्र थे, भले ही वे मामला दर्ज करने के मानक तक नहीं पहुंचे। निदेशक यांग उनकी मदद करेंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के जियान चांगशिंग ने अपना फोन निकाला और तुरंत निदेशक यांग का नंबर ढूंढ लिया। ओल्ड यांग, यह मैं हूँ। चांगशिंग। जियान चांगशिंग निगरानी कक्ष के कोने तक चले गए और निदेशक यांग को स्थिति समझाते हुए भौहें चढ़ा लीं। जियान यिचेन की अभिव्यक्ति भी अच्छी नहीं थी। वह अपनी बहन के आराम के बारे में बहुत चिंतित था। उसे डर था कि अगर उसने एक कदम भी देर की तो अपरिवर्तनीय परिणाम होंगे। जियान यिचेन के कंधे को थपथपाने और उसे सांत्वना देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। चिंता मत करो, वह ठीक हो जाएगी। जियान ए को खुद इस पर विश्वास नहीं हुआ। इस समय उसे जियान यिचेन को पहले न बुलाने का पछतावा हुआ। जैसा कि किंग हुआन ने कहा था, अगर जियान यी को कुछ भी हुआ, हालांकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं था, तो वह सहज महसूस नहीं कर पाएगी। जियान यिचेन ने जियान ए की ओर देखा और थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें असहज थीं। जियान ए का दिल दुख गया। वांग युनमेई ने जियान ए और जियान यिचेन की बातचीत को बगल से देखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या महसूस करना है। इस लड़के के चेहरे की रूपरेखा जियान यू के समान थी जब वह छोटा था। उनकी बेटी उन्हें बहुत करीब लगती थी। रक्तरेखा बहुत सूक्ष्म चीज थी।
जियान ए को जियान चांगशेंग या जियान यी पसंद नहीं था, लेकिन उसे जियान येचेन पसंद था। जियान चांगशेंग ने फोन रख दिया और गंभीर भाव के साथ उनके पास चला गया। मैंने मदद के लिए सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के एक मित्र से संपर्क किया है। मैं सामने वाले होटल में जाऊंगा और चारों ओर देखूंगा। जियान चांगशेंग मदद नहीं कर सका, लेकिन जियान ए और वांग युनमेई को देखा। उन्होंने गंभीरता से कहा, आज रात के लिए धन्यवाद। दूसरे शब्दों में, जियान ए और वांग युनमेई की मदद यहीं समाप्त हो सकती है। वह और सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो का उसका दोस्त बाकी काम संभालेंगे। उसने ऐसा करने का कारण ये था कि वह जियान ए के साथ बहुत अधिक बातचीत नहीं करना चाहता था, कहीं वांग युनमेई को संदेह न हो जाए। वांग युनमेई ने धीरे से सिर हिलाया। उन्हें उसके चेहरे पर कोई दोष नजर नहीं आया। उसने धीरे से केवल इतना कहा, मुझे उम्मीद है कि बच्चा ठीक है। ये शब्द सच्चे थे। जब उसने अभी अभी निगरानी कैमरों को देखा, तो वांग युनमेई का दिल कड़ा हो गया। बच्ची उसकी बेटी की उम्र की ही लग रही थी। चाहे कुछ भी हो, वांग युनमेई नहीं चाहते थे कि बच्चे के साथ कुछ भयानक घटित हो। जियान ए का गहराई में जाने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार, जियान चांगशेंग पहले से ही यहाँ थे और उन्होंने पुलिस को बुलाया था। वह बस यही मदद कर सकती थी। उसने तुरंत सिर हिलाया। जियान चांगशेंग चिंतित थे जियान यी के बारे में, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और जियान येचेन के साथ चले गए। वांग युनमेई ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में जियान चांगशेंग गया था और वह स्तब्ध रह गया। उसने तभी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब जियान ए ने उसे बुलाया। जियान ए ने वांग युनमेई की ओर देखा और कहा, माँ, अगर कुछ होता है तो क्या याओची को फंसाया जाएगा? वांग युनमेई मुस्कुराने और सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। नहीं, यह एक क्लब है, बार नहीं। यह ऐसी जगह नहीं है जहां नाबालिगों का प्रवेश वर्जित है। चिंता मत करो। तभी जियान ए को थोड़ी राहत महसूस हुई। दूसरी ओर, वांग युनमेई ने कुछ डर के साथ जियान ए को निर्देश दिया, ऐसी चीजों से बचाव करना कठिन है। आपको अकेले बाहर सावधान रहना होगा। मुझे पता है, माँ, चिंता मत करो। जियान ए मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जियान चांगशेंग और जियान येचेन के याओची छोड़ने के बाद वे सीधे सड़क के विपरीत दिशा में चले गए। चूंकि यह एक समृद्ध व्यापारिक जिला था, इसलिए आसपास विभिन्न आकार के कई होटल थे। हालांकि जियान चांगशेंग के पास विश्लेषण करने का समय नहीं था। सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो ने पहले ही जांच शुरू कर दी थी, लेकिन वह केवल अपनी किस्मत आजमा सकता था, क्योंकि जियान यी की स्थिति विशेष थी और यह पिछले 2 घंटों के भीतर हुआ था। अगर उसने चेक इन किया तो होटल कर्मचारी उसे याद रखेंगे। हालांकि जियान चांगशेंग ने आसपास के कुछ होटल ढूंढे और स्थिति को गंभीरता से समझाया, लेकिन उन्हें अपनी बेटी नहीं मिली। वह और भी चिंतित हो गया। कियाओ शुई ने सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया था कि वे अभी तक वापस क्यों नहीं आए, जिसका मतलब था कि वे अभी तक जियान यी को नहीं लाए थे। जियान चांगशेंग के लिए बीता हुआ हर सेकंड यातना था और उनकी बेटी बहुत खतरे में थी। हालांकि वह रुक नहीं सका, उसे जल्दी करनी थी। जैसे ही जियान चांगशेंग बिना सिर वाली मक्खी की तरह होटलों के चारों ओर दौड़ रहा था, निदेशक यांग ने फोन किया। सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो ने जियान चांगशेंग द्वारा प्रदान किए गए समय और स्थान के निकट निगरानी कैमरों को तुरंत पुनः प्राप्त करने के लिए सिस्टम का उपयोग किया। उन्होंने निगरानी कैमरों का अनुसरण किया और पाया कि जियान यी को नॉलेज रोड पर वेस्टिन होटल ले जाया गया था। इस समय निदेशक यांग ड्यूटी पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों के साथ होटल के लिए निकले।
जियान चांगशेंग ने फोन रख दिया और आगे भाग गया। जियान येचेन ने तुरंत पीछा किया। वेस्टिन होटल में जियान चांगशेंग फ्रंट डेस्क पर पहुंचे और अंदर रिसेप्शनिस्ट से कहा, हेलो। लगभग 15 साल की एक लड़की है। उसने सफेद टॉप और खाकी पैंट पहना है। कुछ लड़कों ने उसे लगभग 1 घंटे पहले आपके होटल में भेजा था। मैं उसका पिता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह किस कमरे में है? जियान चांगशेंग चिंतित दिखे, क्योंकि वह बहुत तेजी से भागा था। उसका चेहरा लाल हो गया था। उनकी अचानक उपस्थिति ने रिसेप्शनिस्ट को चौंका दिया। प्रतिक्रिया देने से पहले वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। ओह, मुझे याद है, लेकिन जिस व्यक्ति ने चेक इन किया था वह उसके साथ कोई था। ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है। मेरी बेटी अब खतरे में हो सकती है। कृपया मुझे बताएं कि वह किस कमरे में रह रही है। जियान चांगशेंग चिंतित था और उसकी आवाज तेज हो गई। इस समय निदेशक यांग अपने लोगों के साथ होटल पहुंचे। चांगशेंग। निदेशक यांग आगे बढ़े और गंभीरता से पूछा, ये कैसा है? क्या यही यहाँ है? जियान चांगशेंग ने सिर हिलाया। ये देखकर डायरेक्टर यांग ने अपनी जेब से पुलिस का बैज निकाला। हाइचिंग जिला सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो, कृपया हमारे साथ सहयोग करें और हमें ऊपर उठाएं। ये देखकर रिसेप्शनिस्ट की कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने तुरंत सिर हिलाया और आगे बढ़ने के लिए वकेटेबल से यूनिवर्सल रूम कार्ड उठाया। लिफ्ट 15वीं मंजिल, कमरा 1505 पर पहुंची। दरवाजे के बाहर सेंसर लाइट लाल थी और उस पर लिखा था, परेशान मत करो, किसी ने चेक इन किया था। रिसेप्शनिस्ट ने सामने का दरवाजा खोला। जियान चांगशेंग कमरे में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति थे और जियान येचेन उनके पीछे दौड़े। कमरे में रोशनी धीमी थी और केवल एक छोटा सा बेडसाइड लैंप चालू था। जियान चांगशेंग के दौड़ने के बाद वह अचानक रुक गया। उसके पीछे मौजूद अन्य लोगों ने जब कमरे की स्थिति देखी तो दंग रह गए। मुलायम बिस्तर पर जियान यी नींद में लेटी हुई थी। बिस्तर के पास एक जोड़ी जूते बड़े करीने से रखे हुए थे और वह एक मोटे होटल के कंबल से ढकी हुई थी। हालांकि उसके अलावा कमरे में कोई और नहीं था। इसने जियान चांगशेंग को एक पल के लिए आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन जब उन्होंने प्रतिक्रिया दी तो उन्होंने तुरंत राहत की सांस ली। निदेशक यांग और ड्यूटी पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली। वे लोग कहाँ हैं जिन्होंने उसे होटल में भेजा था? निदेशक यांग ने अचानक सेवा कर्मचारियों की ओर देखा और पूछा। सेवा कर्मचारियों ने उत्तर दिया, वे बहुत पहले चले गए थे। वे शायद उसे ऊपर भेजने के बाद चले गए थे। जियान चांगशेंग आगे बढ़े और चिल्लाए, यी, उठो, पिताजी तुम्हें लेने के लिए यहाँ हैं। बिस्तर पर जियान यी गहरी नींद में लग रहा था और उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। इस समय जियान चांगशेंग को अचानक एहसास हुआ कि बेडसाइड टेबल पर एक नोट था। वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। जियान चांगशेंग ने नोट उठाया और उसे देखा। यी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप 2 गिलास शराब पीने के बाद सो जाएंगे। आपके फोन की बैटरी खत्म हो गई है। मुझे नहीं पता कि आपका घर कहाँ है, इसलिए मैं केवल आपके लिए रात के लिए होटल में सोने की व्यवस्था कर सकता हूँ। इस बार मैं लापरवाह था। मुझे आपको शराब को छूने नहीं देना चाहिए था। कल जब मैं स्कूल पहुँचूंगा तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। प्रेषक का नाम लियाओ बो था। लियाओ बो के शब्द उसकी शक्ल की तरह ही अच्छे लग रहे थे। इसके अलावा इस नोट की सामग्री बहुत स्वाभाविक थी और थोड़ी विचारशील भी। ये बताना मुश्किल था कि जिस व्यक्ति ने ये नोट छोड़ा था उसके मन में जियान यी के बारे में अनुचित विचार थे। ये पता चला कि लियाओ बो
योजना के अनुसार होटल में आए थे, लेकिन उनकी थोड़ी सी तर्कसंगतता ने उन्हें अपनी योजना छोड़ दी, जो आधी सफल रही थी। ऐसा नहीं है कि उसका दिल अचानक नर्म हो गया, लेकिन वह विशेष रूप से जियान यी की जियान ऐसे मुलाकात को लेकर चिंतित था। उसे बेचैनी महसूस हुई और लगा कि कुछ होने वाला है। लियाओ बो ने स्वाभाविक रूप से थोड़ी देर के लिए संघर्ष किया। आखिरकार जियान यी वहां निश्चल लेटी हुई थी और बहुत आकर्षक लग रही थी। हालांकि अंत में तर्कसंगतता ने इच्छा पर विजय प्राप्त की, सब कुछ दोषरहित दिखाने के लिए। लियाओ बो ने लिखा यह नोट स्वयं। निदेशक यांग आगे बढ़े और जियान चांगशेंग के हाथ में नोट पर नजर डाली। फिर उन्होंने जियान चांगशेंग की ओर देखा और पूछा, क्या सब कुछ ठीक है? जियान चांगशेंग ने अपना सिर हिलाया। ओल्ड यांग, आपको आधी रात में परेशान करने के लिए खेद है। आप मेरे साथ समारोह में क्यों खड़े हैं? जब तक बच्चा ठीक है। निर्देशक यांग मुस्कुराए और जियान चांगशेंग के कंधे को थपथपाया। क्या आपको मुझे वापस भेजने की जरूरत है? नहीं, नहीं। जियान चांगशेंग ने तुरंत मना कर दिया। मैंने यहाँ गाड़ी चलाई और याओची में रुका। निदेशक यांग ने सिर हिलाया। ठीक है, हम पहले वापस जाएंगे। चलो एक और दिन पीते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें किसी और दिन भोजन कराऊंगा, जियान चांगशेंग ने कहा। वे दोनों पुराने दोस्त थे, इसलिए वे समारोह में खड़े नहीं हुए। निदेशक यांग जल्दी से 2 पुलिस अधिकारियों के साथ चले गए। जियान चांगशेंग अधिक समय तक नहीं रुके। पिछले 2 घंटों की घबराहट ने उसे मार डाला था। वह बस अपनी बेटी को जल्द से जल्द घर लाना चाहता था ताकि कियाओ शुई को आराम महसूस हो सके। लड़कों ने जियान यी को कामोत्तेजक नहीं बल्कि नॉकआउट ड्रॉप्स से नशीला पदार्थ दिया। ये केवल लोगों को गहरी नींद सोने देगा, लेकिन सतह पर कुछ भी असामान्य नहीं था। जियान चांगशेंग ने कुछ देर तक उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन जियान यी अभी भी उदासीन था। जियान चांगशेंग ने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पेय में अल्कोहल की मात्रा अधिक थी। वह उसे होटल की लॉबी में ले गया और कार चलाने के लिए याओची लौटते समय जियान येचेन को उस पर नजर रखने के लिए कहा। जियान येचेन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए जियान ए को फोन किया और उसे बताया कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया है और कुछ भी नहीं हुआ है। जियान ए ने फोन रख दिया और राहत की सांस ली। बाकियों ने तुरंत पूछा, कैसा था? उद्धरण चिन्ह ... जियान ए ने कहा, उन्होंने उसे ढूंढ लिया, वह ठीक है। जिया क्विंगहुआन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। कुछ भी सच नहीं, यह मानक अंत नहीं होना चाहिए, है ना? आखिरकार ऐसे कई संकेत थे कि कुछ अपरिचित लोग जियान यी को बेहोशी की हालत में ले गए थे। वह कैसे ठीक हो सकती है? हालांकि सच्चाई ये थी कि वह ठीक थी। जियान ए ने गहरी सांस ली और कहा। येचेन ने कहा कि जियान यी अपने कपड़ों के साथ होटल के बिस्तर पर लेटी हुई थी। कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन वे उसे जगा नहीं सके। हर कोई संदिग्ध महसूस किए बिना नहीं रह सका। उन्हें लगा कि ये मामला थोड़ा अजीब है। अंत में लिन यी ने कहा, वैसे भी यह अच्छा है कि वह ठीक है। उसने हमें पूरी रात परेशान भी किया। शायद सीनियर लियाओ बो अंत में चुप हो गए और भाग निकले। जिया किंगहुआन की आंखें चमक उठीं, मानो लिन यी से सहमत हों। ऐसा ही हो सकता है। जियान ए को मानसिक और शारीरिक रूप से थकावट महसूस हुई। वह नहीं जानती थी कि वह जियान यी के बारे में इतनी चिंतित क्यों थी। वह जानती थी कि वह ठीक है और अब इसका जिक्र नहीं करना चाहती थी। आंख बंद करके अनुमान न लगाएं। वैसे भी ये खत्म हो गया है। सभी ने सिर हिलाया।
ये देखकर कि देर हो रही है और कल भी उनका स्कूल है, उन्होंने जाने की चर्चा की। अगली सुबह जियान यी अचंभित होकर अपने बिस्तर से उठी। ऐसा लग रहा था मानो वह कई दिनों से सोई हो। जियान यी ने खुद को बैठने के लिए मजबूर किया और अपने कमरे के चारों ओर देखा। हालांकि वह नहीं कर सकी याद करो कल रात क्या हुआ था। उसने याओची को कैसे छोड़ा, वह घर कैसे पहुंची, उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। उठने और स्नान करने के बाद जियान यी को अधिक जागना महसूस हुआ, लेकिन उसकी याददाश्त अभी भी खाली थी। जब वह नीचे गई तो बाकी लोग पहले से ही डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। कियाओ शुई को कोई अंदाजा नहीं था और उसने जियान यी को गर्मजोशी से बधाई भी दी। यी, आप अभी क्यों उठे हैं? जल्दी खाओ, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। जियान यीचेन के पास गया और बैठ गया। उसकी नज़र दूसरों के चेहरों पर पड़ी। शायद वह ज्यादा सोच रही थी, लेकिन उसे लगा कि उसके पिता और भाई थोड़े अजीब हैं। पिताजी, जियान यी ने पुकारा। उसने जियान चांगशेंग की ओर देखा और पूछा, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि कल रात क्या हुआ था? मैं वापस कैसे आए? जब जियान यी ने ये पूछा तो उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ क्योंकि उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। उसे ये भी डर था कि लियाओ बो ने उसे वापस भेज दिया क्योंकि उसके माता पिता को नहीं पता था कि वह स्कूल में डेटिंग कर रही थी। जियान चांगशेंग के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना कियाओ शुई ने कहा, आप अभी भी क्यों पूछ रहे हैं? आपके पिता और भाई आपको लेने के लिए बाहर गए थे। जब आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं तो आप होश खोने तक पी सकते हैं। एक लड़की के लिए ये कितना खतरनाक है। जियान यी स्तब्ध रह गया। उसने ध्यान से उन दृश्यों को याद किया जो उसे याद थे। उसे यकीन था कि वह शराब नहीं पीती थी और केवल 2 गिलास फलों का जूस पीती थी। वह अपना बचाव करने से खुद को नहीं रोक सकी। माँ, मैंने शराब नहीं पी, मैंने शराब को हाथ भी नहीं लगाया। कियाओ शुई को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत जियान यी की ओर देखा और गंभीरता से कहा, ऐसा नहीं है कि माँ नहीं चाहती कि तुम शराब पियो, लेकिन जब तक तुम बेहोश न हो जाओ, तुम नहीं पी सकते। अगर तुम बाहर किसी बुरे व्यक्ति से मिलो तो क्या होगा? जियान यी हैरान था। लेकिन मैंने नहीं पी, जियान चांगशेंग ने अचानक कहा। आपने कल रात जो पेय पिया उसमें अल्कोहल था। फिर उन्होंने कियाओ शुई से कहा, अब यी के बारे में बात मत करो। उसे नहीं पता था कि पेय में शराब थी। यह एक अनजाने में हुई गलती थी। जियान यी कुछ कहना चाहता था, लेकिन जियान यीचेन ने कहा, बहन, जल्दी खाओ, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। जैसे ही वह बोला, वह जियान यी पर नजर डालने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जियान यी रुका और उसके शब्दों को निगल गया। स्कूल के रास्ते में ड्राइवर ने गाड़ी चलाई और जियान यीचेन सामने वाली यात्री सीट पर बैठ गया। जियान यी और जियान चांगशेंग पिछली सीट पर बैठे थे। जियान चांगशेंग ने अचानक उसकी ओर देखा और कहा, यी, माँ अभी आसपास ही थी, इसलिए पिताजी ने कुछ नहीं कहा। क्या आप जानते हैं कि कल रात क्या हुआ था? क्या आप जानते हैं कि पिताजी ने आपको कहाँ पाया था? जियान यी को पता था कि उसके भाई का लुक सार्थक था। वह जियान चांगशेंग को संदेह से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। पिताजी, मुझे कुछ भी याद नहीं है, जियान चांगशेंग ने आह भरी और सच कहा। कल यीचेन और मैं निगरानी पाने के लिए याओची गए थे कैमरा फुटेज। फिर हमने पुलिस को बुलाया और आपको वेस्टिन होटल में पाया। जियान चांगशेंग ने ऐसा इसलिए कहा ताकि उनकी बेटी को किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क खोने के महत्व और खतरे का एहसास हो सके, भले ही यह कल रात का झूठा अलार्म था।
उसे बताना था कि खतरा हर जगह था। जियान यी चौंक गई और उसने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या? मैं वेस्टिन होटल में क्यों था? जियान येचेन ने रियरव्यू मिरर के माध्यम से जियान यी को देखा और अधीरता से कहा, क्या मैंने नहीं कहा कि आपके पेय में शराब थी? जियान चांगशिंग ने लियाओ बो द्वारा छोड़ा गया नोट जियान यी को सौंप दिया। जियान यी ने असमंजस में अपनी आंखें झपकाईं। क्या वह संतरे का जूस नहीं पी रही थी? क्या संतरे के जूस में अल्कोहल था? नोट पर बाकी बातें साफ साफ लिखी हुई थीं। उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। लियाओ बो को उसका घर नहीं पता था, इसलिए उसने उसे एक होटल में भेज दिया, क्योंकि उसे इस बात का कोई आभास नहीं था कि कल रात क्या हुआ था। जियान यी केवल उसके सामने सच्चाई को स्वीकार कर सकती थी।